नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में अंदरूनी खींचतान और नेताओं के बीच बढ़ते असंतोष का खुलासा जो है वो सामने आने लगा है। एक ओर कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बयानबाजियां जारी हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद सपा की चुनावी तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा विवाद सपा सांसद आनंद भदौरिया के बयान के बाद सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता की सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी वो पूरी निष्ठा से उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने पीडीए कार्यकर्ताओं में आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने पूर्व सांसद एटीएस हसन और विधायक कमाल अख्तर पर निशाना साधते हुए पार्टी नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के अनुसार ये विवाद अखिलेश यादव तक भी पहुंचा और बैठक के दौरान रुचि वीरा ने कमाल अख्तर के बीच तीखी बहस हुई और इसके बाद से कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रणनीति के साथ मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और सार्वजनिक बयानबाजी चुनावी रणनीति के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। ललितपुर में 29वीं अंतर जनपदीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस महिला पुरुष प्रतियोगिता साल 2026 का शुभारंभ रिजर्व पुलिस लाइंस में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक द्वारा किया गया और प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों से आए महिला और पुलिस खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की और इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर कालू सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों और बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का समापन समारोह 15 जुलाई 2026 को रिजर्व पुलिस लाइंस ललितपुर में आयोजित किया जाएगा और ऐसे में समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी आकाश आईपीएस रहेंगे। आयोजकों ने बताया है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना और आपसी समन्वय और खेल भावना को मजबूत करना है। सर, आज क्या कार्यक्रम रहा? पुलिस लाइन में कौन मुख्य अतिथि आ रहा है और कितनी मंडल की टीम खेल रही है? 29वीं जोनल प्रतियोगिता है पुलिस की। पूरे जोन की 9 टीमें हैं इसमें भाग ले रही हैं और बैडमिंटन और टेनिस की है। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और समापन में आईजी साहब आ गए। कितने दिन तक चलेगा? ये 15 तारीख में इसका फाइनल। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में बाजार से लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक सवार 2 युवकों ने रास्ते में रोककर युवक के साथ मारपीट की। घटना के दौरान मौके पर मौजूदा लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद से दोनों आरोपी बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। मारपीट में घायल युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है और पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जाँच के बाद से आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बाजार से लौट रहे युवक की पिटाई की गई है और बाइक सवार 2 युवकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं रामपुर क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री बनाते समय हुए हादसे में एक युवक की जान चली गई है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही सीओ और कोतवाली स्वरा पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला स्वरा कोतवाली क्षेत्र के गाँव मंडियाना भजन पस्तौरा का बताया जा रहा है। देर रात घर में अकेले मौजूद किसान का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। हादसे में युवक का दायां हाथ भी कट गया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी बाहर रहती है, जबकि बड़ा बेटा शादीशुदा होने के कारण अलग मकान में रहता है और छोटा बेटा उसके साथ रहता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साक्ष्य जुटा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की मौत विस्फोट सामग्री बनाते समय हादसे में हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्वार अंतर्गत ग्राम मड़ियान में एक व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हो गई है। जब जाके वहां चेक किया गया तो फील्ड यूनिट और अन्य एक्सपर्टों ने देखा कि उनके दाहिने हाथ में विस्फोट वाली चोटें थी
और जब विस्तृत जांच की गई तो उसमें पता चला वो अपने कमरे में गड्ढा पोटाश वाला विस्फोटक बना रहे थे जो जानवरों को भगाने का काम आता है। उसी में विस्फोट हुआ और उनके दाहिने हाथ में काफी चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम हेतु भेज। वहीं यूपी के एटा के अलीगंज क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के तहत हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विकासखंड अलीगंज के बीपैक्स बुलाकी नगर में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने पौधारोपण करके हरित भविष्य का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उप निबंध सहकारिता और अलीगढ़ मंडल विवेक सिंह ने पौधारोपित करके अभियान की शुरुआत की और इस दौरान बीपैक्स परिषद में सहकारिता वाटिका विकसित करने का भी संकल्प लिया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। विवेक सिंह ने कहा कि मां हमें जीवन देती है और वृक्ष जीवन का आधार है। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मौजूदा लोगों ने पौधे के संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने बताया कि सहकारिता वाटिका पर्यावरण संरक्षण के साथ जैव विविधता बढ़ाने में भी सहयोग करेगी और इस अवसर पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंध सहकारिता एटा सतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने घंटाघर मैदान में धरना शुरू कर दिया। मेहरौनी थाना क्षेत्र में भड़काऊ निवासी ओम प्रकाश तिवारी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की हत्या कर दी गई थी और मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पुलिस जानबूझकर वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को पकड़ नहीं रही है, जिसे उन्हें न्याय के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा है। प्रशासन को पत्र सौंपने के बाद से परिवार के सदस्य घंटाघर मैदान में अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि मामले में नामजद सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। तिवारी नाम है, खर्रऊ से आया हूँ। अच्छा, थाना कौन है? थाना मेहरौनी, जिला ललितपुर। अच्छा, अनशन क्यों कर रहे, क्या अनशन इस वजह से कर रहे, मेरी बहन की ससुराली जनों ने हत्या कर दी है पीट कर और मुकदमा दर्ज हुआ है मेहरौनी थाने में दहेज हत्या का। 1 महीना 10 दिन हो गया, अभी तक मेहरौनी पुलिस एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेहरौनी पुलिस बोल रही है कि मिल नहीं रहे हैं, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। कप्तान साहब और सीओ साहब आदेश कर चुके हैं, लेकिन मेहरौनी थानेदार मिले हुए हैं आरोपियों से। वो आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं और वो पकड़ना नहीं चाहते हैं, बस गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। उनने लंबी रकम ले ली है मेहरौनी थानेदार ने, सब सीओ कप्तान साहब ने आदेश कर दिया, सीओ साहब ने, लेकिन ये मिले हुए हैं। आरोपी हाई कोर्ट से स्टे लेना चाहता है तो उसके लिए ये लोग उसको समय दे रहे हैं कि वो स्टे ले ले, इस वजह से उसको अंदर नहीं जाना पड़ेगा। किस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दहेज हत्या के मामले में दर्ज हुआ है। दहेज हत्या के मामले में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। कितने लोगों पर मुकदमा हुआ? और अभी तक 6 लोगों पर दर्ज हुआ है। और वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के पुनर्जन्म दिवस के अवसर पर अंबेडकर नगर में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अग्रहरि ने कन्याओं को भोजन कराकर और सुंदरकांड पाठ का आयोजन करके मंत्री नंदी के दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का पाठ करके सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की और इसके बाद से कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया गया। नरेंद्र अग्रहरि ने कहा है कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सेवा, आस्था और सकारात्मक संदेश का माध्यम बनते हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। कार्यक्रम में समाज के कई लोग मौजूद रहे और सभी ने मंत्री नंदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं तुम्हारे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य समाज के नरेंद्र अग्रहरि जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी का आज पुनर्जन्म हुआ है। हम बात करेंगे पुनर्जन्मदिन पे क्या कहेंगे। माननीय नंद गोपाल नंदी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं उनके पुनर्जन्म प्राप्ति
के शुभ अवसर पर उनको लाख वर्ष जीने का भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ तथा विनती मांगता हूँ और उनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उनका ऐसे ही जन्म जो है बार बार पुनः प्राप्ति होती रहे, जिससे वो पूरे प्रदेश को, वैश्य समाज को एक नई दिशा और दशा देते रहें और वो हम लोगों के एक मार्गदर्शक हैं और तथा उत्तर प्रदेश सरकार में एक जुझारू, कर्मशील तथा ईमानदार नेता हैं, जिनके बल पे हम लोग हमेशा जो है नाच करते हैं, घमंड करते हैं और हम लोगों के हर सुख दुख में वो 24 घंटा खड़े रहते हैं। जिस भी आधार से, जिस भी मुसीबत से, जिस भी परिस्थिति में हम लोग याद करते हैं, वो हम लोगों के साथ खड़े मिलते हैं। इसलिए मैं उनके पुनः जन्म प्राप्ति के शुभ अवसर पर उनको लाख लाख बधाई और धन्यवाद देता हूँ तथा भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 1000। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अब की बार 2027 में अखिलेश यादव 300 प्लस सीट जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? फिलहाल जहाँ तक उनकी बात है, वो दिल्ली तो गंवा ही चुके हैं। एक बार दो बार झांसा दे करके पता चला वो सीढ़ी लगा करके बिजली खंभा के तार पकड़ करके जनता को जो है बेवकूफ़ बना करके और अपने साथियों को जो उनके साथ उनके इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए अपनी सारी जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी नौकरी कुर्बानी दे दी, या उनके जो गुरु अन्ना हजारे, श्रीमान अन्ना हजारे जी, उनको नहीं छोड़े, तो अब वो क्या करेंगे ये तो भगवान जाने। हाँ, ये जरूर है कि अब की बार वो पंजाब को भी ले डूबेंगे। अयोध्या में चंदा चोरी का मामला बहुत तेज चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ धन होता है वहीं जो है आदमी के अंदर लालच होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह एक ही प्रकार का हुआ है, ये आदि से सदियों से ऐसी गलती होती रही, लेकिन आज तक सरकार गलतियों पे अन्य सरकारें आंख मूंदती रही और माननीय योगी जी इस पे कार्रवाई करके जितने लोग इसमें शामिल हैं उनको घसीट करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा है और जो बचे हुए हैं वो भी जल्द जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। ये माननीय योगी जी का पारदर्शिता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरीके से कार्रवाई करने का साहस किया गया। अम्बेडकर नगर से अमित। वहीं बदायूं क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक जो है वो हिंसक झड़प में बदल गई है और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे भी चले हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अभद्र भाषा और गाली गलौज भी सुनाई दे रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन द्वारा सोमवार को निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। भोजन प्राप्त करने वाले लोगों ने संस्था और सहयोगियों की आशीर्वाद देते हुए उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं शेखपुर नारी निवासी संजय सिंह का संस्था के
संस्थापक अध्यक्ष चेतन मिश्रा, उनकी टीम और कर्म क्रांति महिला मोर्चा द्वारा माल्यार्पण करके भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर यूपी पूर्व सैनिक संस्था की नई कार्यकारिणी का परिचय भी कराया गया और इसमें संजय सिंह को अध्यक्ष, अजय कुमार त्रिवेदी को संरक्षक और संजय कुशवाहा को मीडिया प्रभारी बनाया गया। संस्था अध्यक्ष चेतन मिश्रा ने कहा कि कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन भविष्य में यूपी पूर्व सैनिक संस्था के साथ मिलकर समाज हित और जन कल्याण के कार्यों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की थाना लंका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 जीवित गाय, 5 गौवंश के अवशेष और 1 डीसीएम और 1 पिकअप वाहन भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अपराध एवं गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया है। इस मामले में गौवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवेंद्र सिंह, अमिभास तिवारी और ठाकुर सिंह, राजू यादव और एक 17 साल के किशोर के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो विभिन्न शहरों से मवेशी लेकर बिहार समेत अन्य राज्यों में तस्करी करते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। बरामद गौवंश की सुरक्षा संरक्षण में भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जारी है और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर कभी लोग पकड़े गए और कहाँ से पकड़े गए? ये पूछताछ में भी प्रारंभिक ये प्रकाश में आया कि ये प्रतापगढ़ से चले थे गोवंश लेके, जो 16 राशि गोवंश थे और इन्हें छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे। वहाँ के एक इसमें रहने वाला भी है और वहीं से फिर ये इसको संभवतः करते थे सप्लाई। पूरे ट्रेल की जांच की जा रही है अभी और विवेचना भी शुरू हुई है और इसमें सभी का CDR आदि एनालिसिस किया जाएगा और आगे जो फैक्ट आएंगे उस आधार पे आगे भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। कुल 16 राशि गोवंश मिले हैं इसमें। प्रतापगढ़ से छत्तीसगढ़ का सफर लंबा, इतने बॉर्डर कैसे ले जाते थे? क्या स्टेट था इनका ले जाने? नहीं, इसमें कुछ दुधारू भी हैं। हालांकि ये प्रारंभिक रूप से इन्होंने ये कहा कि ये दुधारू है और हम इसे ले जा रहे हैं। ये मूल रूप से इधर के रहने वाले इसमें भी हैं और छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो ये चीज़ अभी प्रारंभिक रूप में ये प्रकाश में आई थी कि यहाँ से कलेक्ट करके ले जा रहे थे और वहीं से फिर इसको आगे सप्लाई करते थे। ये पूरे तथ्यों की जांच की जा रही है, इसमें किस प्रकार से काम करते थे। अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिला है, जांच की जा रही है। अगर मिलता है तो उसके आधार पर भी बाकी जो अन्य एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो भी ये तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। गौवंशों का करते क्या थे? जैसे अधिकतर देखा जाता तो मेले मिलते थे, वहाँ से बंगाल से गो तस्करी का ही है कि यहाँ से कलेक्ट करके इकट्ठा ये ले जाते थे। छत्तीसगढ़ में इनका कोई स्थान है। अब सब चीज़ों को विवेचना में आगे देखा जाएगा, कहाँ ले जाते थे और किस तरीके से करते थे। प्रारंभिक रूप से ये प्रकाश में फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।